हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया की यूनिट 2 को पढ़ेंगे। राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में नीति का विश्लेषण। यहाँ पे बात को समझिए। नीति का विश्लेषण यानी कि नीति विश्लेषण का क्या अर्थ होता है, इसके क्या प्रकार हैं, नॉर्मली इसका क्या मतलब होता है, इसको आपने ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ लिया था, तो यहाँ पर उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नीति का क्या अर्थ होता है, नीति विश्लेषण का क्या अर्थ होता है, इसे हमने यूनिट 1 में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। नीति विश्लेषण नाम से जो आपका यूनिट है उसमें हमने इस चीज़ को कवर किया था। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ने की कोई नीड या ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही नीति विश्लेषण के जो अलग अलग चरण हैं उसको भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना था, लेकिन यूनिट 1 में ही मैंने आपको, जो यूनिट 1 थी नीति विश्लेषण की, उसमें मैंने आपको नीति का विश्लेषण का जो चरण था उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली दोस्तों, यूनिट 1 में अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता आपके लिए कि आप नीति विश्लेषण के अलग अलग जो स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, उनको समझ सकें। तो इसीलिए यूनिट 1 में ही मैंने काफ़ी सारी बातें आपको नीति विश्लेषण से संबंधित बता दी थी। कहने का मतलब ये है कि नीति विश्लेषण के चरण के बारे में भी आप लोग अब जान चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें नीति विश्लेषण के चरण को भी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही है कि राज्य के सिद्धांतों के संदर्भ में नीति विश्लेषण, और इसी को आज हम कवर करेंगे। तो सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, आपका कोई भी सिलेबस स्किप नहीं किया गया है। तो बात करते हैं राज्य के सिद्धांतों के संदर्भ में नीति विश्लेषण। अब राज्य के कुछ सिद्धांत है, उसके संदर्भ में नीति विश्लेषण यानी कि नीति की जांच वगैरह कैसे होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जो पहला सिद्धांत है राज्य का, स्टेट का, वो ये है कि राज्य का बहुलवादी सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो राज्य को एक सेवा हैच के रूप में मानता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक मांगों का जवाब देना है। इस दृष्टिकोण से सार्वजनिक नीतियों को सामाजिक मांगों की प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है। देखो दोस्तों, ये जो पहला राज्य का बहुलवादी सिद्धांत है, ये मानता है कि जो भी नीतियाँ वगैरह हैं वो सरकार या जो राज्य है वो सेवा के रूप में बनाती है, जनता की सेवा के रूप में बनाती है। और जो जनता की डिमांड होती है, समाज में जो जनता की डिमांड होती है कि हमारी मांगें पूरी करो, हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए जनता मांग करती है, शिक्षा की मांग करती है जनता सरकार से शिक्षा की, एजुकेशन की डिमांड करती है। तो जो भी मांगें हैं, जो भी डिमांड है, उनके जवाब में सरकार नीतियाँ बनाती है, ऐसा बहुलवादी सिद्धांत का मानना है। ठीक है, ये मानता है कि जो सार्वजनिक नीतियाँ हैं, जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, वो सामाजिक मांगों के जवाब में बनती हैं। पहले मांग उठाई जाती है और फिर मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक नीति बनाई जाती है। राष्ट्र से संबंधित सभी मुद्दों को कई और प्रतिस्पर्धी समूहों द्वारा तय किया जाता है। अब देखो, अलग अलग समूह होते हैं जो डिमांड करते हैं कि हमारी ये मांग है या हमारे लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अलग अलग जो समूह होते हैं उनके बीच भी थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है मांगों को लेकर। जैसे जो किसान का समूह है वो अलग डिमांड कर रहा है, जो दुकानदारों का समूह है वो अलग डिमांड कर रहा है, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े, उनकी डिमांड अलग है। तो अलग अलग समूहों के द्वारा अलग अलग मांग की जाती है। इसके साथ ही इस अवधारणा के अनुसार खेल के क्षेत्र में नीतियों की कमी, उदाहरण के लिए, इस तथ्य का प्रतिबिंब है कि कोई सार्वजनिक समस्या नहीं है जिसका समाधान किया जाना है। तथापि इस अनुपस्थिति की व्याख्या कॉरपोरेट कार्रवाइयों के परिणाम के रूप में की जा सकती है, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं के उपयोग, भ्रष्टाचार आदि जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक समस्याओं के अस्तित्व के बावजूद इस क्षेत्र को नियंत्रित करना है। यहाँ पे बात को समझिए। देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य के अलग अलग सिद्धांतों में नीति विश्लेषण। ठीक है, तो एक सिद्धांत है राज्य का बहुलवादी सिद्धांत। ये कहता है ना कि जो नीति होती है वो मेनली जब डिमांड होती है, समाज में मांग होती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो सरकार उस मांग को पूरा करने के लिए पब्लिक पॉलिसी बना देती है, नीति बना देती है। ठीक है, इसके साथ ही इसी अवधारणा में ये भी कहा जाता है कि अगर, जैसे कि उदाहरण देकर यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि खेल के क्षेत्र में नीतियों की कमी है, जैसे कि खेल के सेक्टर में मान लो सरकार ने बहुत कम पॉलिसी बनाई है, तो इसका मतलब ये है कि जो खेल का क्षेत्र है वहाँ पर समस्याएं बहुत कम है। मतलब ये कहता है कि जहाँ समस्याएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नीतियाँ भी बनाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी कहता है कि सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता। अगर खेल के क्षेत्र में कम नीतियाँ बनाई गई हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो
खेल का क्षेत्र है वहाँ पर कोई समस्या ही नहीं है, बल्कि ये भी हो सकता है कि जो खेल का क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं होते हुए भी उसे सही से नियंत्रित किया जा रहा है। तो मतलब यही है कि कोई क्षेत्र है जहाँ पर कम नीतियाँ भी बनाई जा रही हैं, तब भी ये माना जाता है कि वहाँ पर या तो समस्याएं कम है या तो कई सारी समस्याओं के बावजूद वहाँ उस सेक्टर को सही से नियंत्रित किया जाता है। तो ये है बहुलवादी सिद्धांत, ये कुछ ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ईज़ी नहीं है, हार्ड है, रटना पड़े तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ईज़ी है, आप देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वैसे तो समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आपको धीरे-धीरे समझ में आ ही जाएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहली बार में कोई भी चीज़ आसानी से समझ नहीं आती है। तो दूसरा यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो दूसरा सिद्धांत है वो है व्याख्यात्मक सिद्धांत। ये क्या कहता है, इसको देखो। राज्य पर एक सामाजिक वर्ग या विशिष्ट समूहों की सेवा में, यहाँ पे में होगा, मैं नहीं होगा, एक उपकरण के रूप में जोर देता है। यह सिद्धांत नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण के समान है, जिसे मुख्य रूप से शहरी जर्मन समाजशास्त्रियों द्वारा 1970 के दशक में विकसित किया गया था। इसने सुझाव दिया कि सार्वजनिक कार्यवाही के विश्लेषण से पूंजीवादी हितों या निजी अभिनेताओं और संगठनों के संबंध में राज्य की कमजोर और स्वायत्तता को प्रदर्शित करना संभव हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो एक सामाजिक समस्या तभी सार्वजनिक समस्या बन जाती है जब उसका समाधान प्रभुत्वशाली वर्गों के द्वारा हितों की सेवा के लिए किया जाता है। इसे मैं अभी आपको समझाऊंगा, बस एक बार आपके लिए थोड़ा रीड कर लूँ। जैसा कि समाज द्वारा कहा गया है, कुछ लोगों में विभाजित है जिनके पास शक्ति है और कई जिनके पास नहीं है। केवल कुछ ही व्यक्ति समाज के लिए मूल्यों का आवंटन करते हैं। जनता सार्वजनिक नीति तय नहीं करती। यह मानता है कि लोग निष्क्रिय, उदासीन और सार्वजनिक नीति के बारे में गलत जानकारी रखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा मुहावरे के तौर पर दिया गया है, यहाँ पे बात को समझिए। दूसरा जो व्याख्यात्मक सिद्धांत है राज्य का, ये कहता है कि समाज में जो भी नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, उन पर जो अमीर वर्ग है, जो अभिजात वर्ग है, उसका नियंत्रण ज़्यादा होता है। प्रभुत्वशाली वर्ग का ज़्यादा नियंत्रण होता है। और जब जो प्रभुत्वशाली डोमिनेंट क्लास है, जब उसी की सेवा के लिए या उसी के प्रभुत्व के अधीन जब नीतियाँ बनाई जाती हैं, तो यही एक बहुत बड़ी समस्या होती है समाज की। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई बातें। जो व्याख्यात्मक सिद्धांत है वो पहला ये कह रहा है कि जो जितनी भी नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, उसमें एक स्पेशल वर्ग होता है, एक विशिष्ट वर्ग होता है या विशिष्ट समूह होता है, उसी की सेवा के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि जो अमीर वर्ग है उसी की सेवा के लिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं, गरीबों का या जो आम लोग हैं उनका कुछ नहीं हो रहा, ये मानता है। इसके साथ ही ये कहता है कि जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो किसके द्वारा बनाई जा रही हैं, वो उसी वर्ग के द्वारा बनाई जा रही हैं जो प्रभुत्वशाली है, जिसके पास सब कुछ है, जो अमीर है, जो अभिजात वर्ग है, जो सदा से ही एक रूलिंग क्लास रहा है, एक प्रभुत्वशाली वर्ग रहा है, तो वो अपने लिए ही नीतियाँ बना रहा है और उन्हीं के द्वारा नीतियाँ भी बनाई जा रही हैं। तो दो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं साफ तौर पर। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। ये कहता है कि जो लोग हैं वो निष्क्रिय हैं, वो कुछ उदासीन हैं, उनको ध्यान ही नहीं है कि नीतियाँ किसके लिए बनाई जा रही हैं। आम लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं है। परिणाम स्वरूप ये कह रहा है कि सार्वजनिक जो नीति है वो नीति के लिए प्रोत्साहन जनता से नहीं आता, अभिजात वर्ग समाज के ऊपरी तबके, यानी तबके मतलब होता है वर्ग, से संबंध रखता है। वे जानते हैं कि सामान्य रूप से समाज के लिए क्या अच्छा है। इसके अतिरिक्त एक सार्वजनिक नीति को शासी अभिजात वर्ग की प्राथमिकताओं और मूल्यों के रूप में माना जा सकता है। यद्यपि प्रायः यह कहा जाता है कि लोक नीति वास्तव में लोगों के उद्देश्यों या मांगों को दर्शाती है, अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं है। इस प्रकार यह अभिजात वर्ग की जिम्मेदारी है कि वह उचित नीतियाँ बनाए जो समग्र रूप से समाज के हित में हों। सिंपल सी बात है, ये कहता है कि जो आम लोग वगैरह हैं वो निष्क्रिय हैं, उन्हें कुछ जानकारी नहीं है या वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, अपनी नीतियों के प्रति कि उनके ऊपर कौन सी नीति लागू की जा रही है। तो इसीलिए जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो अभिजात वर्ग है, उसी का नियंत्रण लंबे समय से बना हुआ है पॉलिसीज़ बनाने में, और वो अपने लिए ही पॉलिसीज़ बना रहा है। मतलब जो अभिजात वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, वो ऐसी पॉलिसी बना रहा है जिससे कि उसी को फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर यही कहता है, ये जो व्याख्यात्मक सिद्धांत है वो यही कहता है कि अभिजात वर्ग की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो
एक ऐसी नीति बनाए जो सभी के लिए सही हो, समाज के हित में हो। हालांकि ये जो सिद्धांत है, व्याख्यात्मक सिद्धांत, ये यही कहता है कि जो नीतियां बनाई जाती हैं उसमें अभिजात वर्ग की प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाता है, जो इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए अभिजात वर्ग को चाहिए कि वो समाज के हित में नीतियाँ बनाएं। इसके साथ ही एक तीसरा सिद्धांत है, वो है नव संस्थावादी। इसकी अगर हम बात करें तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो सार्वजनिक शक्ति के प्रयोग में विशेषाधिकार प्राप्त और अनन्य संबंध बनाए रखते हैं। कोई नीति तभी सार्वजनिक नीति बनती है जब वह सरकारी संस्थाओं यानी कि इंस्टीट्यूशंस द्वारा अधिकृत रूप से निर्धारित की जाती है। सरकार एक नीति को वैधता और सार्वभौमिकता का चरित्र देती है। ये कहता है, ये जो नव संस्थावादी सिद्धांत है, ये कहता है कि जो भी नीतियाँ वगैरह बनाई जाती है ना, उसमें सरकारी कर्मचारियों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। जो सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, जो विशेषाधिकार प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि सरकार में जो पब्लिक सेक्टर में जो काम करने वाले जो लोग हैं, वही नीतियाँ बना रहे हैं, वही पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और इन्हीं का प्रभाव रहता है नीतियाँ बनाने में। ऐसा कह रहा है नव संस्थावादी सिद्धांत। ऊपर से कह रहा है जो सरकारी संस्थाएं हैं वही तो नीति को वैधता प्रदान करती हैं, और जब सरकार की प्रक्रिया के तहत एक नीति बनाई जाती है तभी तो हम उसको सार्वजनिक नीति या लोक नीति कहते हैं। मतलब ये जो तीसरा चरण है वो सरकार और सरकार के कर्मचारियों का एक इम्पॉर्टेंट रोल बताता है कि नीतियों में इन्हीं का प्रभाव रहता है। सरकार और सरकार के कर्मचारी, स्पेशली जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का मतलब जो अधिकारी वगैरह हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका एक बड़ा रोल होता है नीति को फ्रेम करने में, पॉलिसी को बनाने में। तो यहाँ पे ये सिद्धांत थे, राज्य के सिद्धांत, जो कि नीति विश्लेषण से संबंधित थे। अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो बात को समझो। बात ये है कि जो सिद्धांत होते हैं दोस्तों, वो बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी 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 है। तो एक सिद्धांत कहता है, बहुलवादी सिद्धांत, कि जो भी नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं वो तब बनाई जाती हैं जब मांग उठती है, जब लोग मांग करते हैं, जो समाज में जब लोग डिमांड करते हैं कि हेल्थ के लिए नीतियाँ बनाई जाएँ। हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो ख़राब है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत बिलो है, या लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। तो जब मांग की जाती है तो सरकार नीतियां बनाती है उसके लिए। तो यहाँ पर एक सिद्धांत ऐसा कह रहा है। दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि व्याख्यात्मक सिद्धांत, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उसमें प्रभुत्वशाली वर्ग का ज़्यादा हाथ होता है। जो अभिजात वर्ग है, जो अमीर क्लास है, तो उनका एक ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रहता है और वो अपने ही फ़ायदे के लिए नीतियाँ बनाती हैं। तो इसलिए हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, और जब भी नीतियाँ बनाई जाएँ तो ये उम्मीद की जाए कि जो अभिजात वर्ग वगैरह है वो समाज के हित में नीति बनाए। तो ये सिद्धांत ऐसा कह रहा है। इसके साथ ही एक सिद्धांत है नव संस्थावादी, तो वो कह रहा है कि नहीं, जो सरकार के कर्मचारी हैं, जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। भाई बात सही है, आप किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में जाओ, जो सरकारी ऑफिसर है उसका अलग ही रुतबा होता है। तो जो भी वो नीतियाँ नीतियों बनाने में भी उनका एक अहम रोल है। रूल्स वगैरह कौन बना रहे हैं? वही लोग तो बना ही रहे हैं रूल्स। तो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ऐसा कहा गया है नव संस्थावादी सिद्धांत के द्वारा, कि जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, सार्वजनिक नीतियाँ यानी कि पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति बनाई जाती है, तो उसमें सरकारी संस्थाओं का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो यही है सिद्धांत, सिंपल सी बात थी, हमने समझ ली तीनों को ही। कोई भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को आप और देख लें। बाकी यूनिट 2 आपकी पूरी तरह कवर हो चुकी है ये वाली, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।